दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के जियोपॉलिटिक्स से जुड़े कई सारे इंपोर्टेंट अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, तो एक भी अपडेट मिस किए बिना वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में छिड़े युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था, जिसके बाद पश्चिम एशिया में तनाव बहुत बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी। तब से दोनों देशों के बीच लगातार हमले चल रहे हैं। इस युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा चिंता तेल की सप्लाई को लेकर है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि ईरान खुद ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और हर दिन लगभग 40 लाख बैरल तेल निकालता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का रास्ता दुनिया के लिए बहुत अहम है। करीब 30% समुद्री तेल यहीं से होकर जाता है। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। 13 जून को इजराइल की पहले स्ट्राइक के बाद से ही तेल की कीमतें 7% तक बढ़ गई थी और एक हफ्ते में 11% से ज्यादा का उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $77 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि कुछ दिन पहले तक ये $69 के आसपास थी। अगर हालात और बिगड़े, खासकर अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है, तो तेल की कीमतें $100 से $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। इस रास्ते के बंद होने का मतलब है कि दुनिया की 15% से ज्यादा तेल की सप्लाई एक झटके में रुक सकती है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। भारत पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि भारत अपने 85% तेल की जरूरतें बाहर से आयात करता है। तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट, बिजली, हर चीज महंगी हो जाएगी। इससे महंगाई बढ़ेगी, रुपए की कीमत गिर सकती है और सरकार का बजट भी बिगड़ सकता है। अगर तेल $80 से ऊपर चला गया तो सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी या फिर आम लोगों को जेब से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। भारत के लिए ये स्थिति बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि तेल महंगा होने से हर सेक्टर पर असर पड़ सकता है। खासकर ट्रांसपोर्ट, खेती, इंडस्ट्री और रोजमर्रा की चीजों में कीमतें बढ़ेंगी। दुनिया के बाकी देशों पर भी असर है। अमेरिका और यूरोप में भी महंगाई बढ़ने का खतरा है, क्योंकि वहाँ भी तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अगर युद्ध लंबा चला या अमेरिका इसमें कूद गया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं, जिससे बाजार में और डर बढ़ गया है। इसी डर की वजह से तेल की कीमतों में रिस्क प्रीमियम जुड़ गया है, यानी सिर्फ आशंका के कारण भी दाम ऊपर जा रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से शेयर बाजार भी गिर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर है कि महंगाई और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। यूरोप और एशिया में गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कतर जैसे गैस सप्लायर कंपनियां भी इसी रास्ते पर गैस भेजती हैं। अगर सप्लाई में रुकावट आई तो एशिया और यूरोप के बीच गैस के लिए होड़ मच सकती है। अगर युद्ध जल्दी खत्म हो जाता है या दोनों देश शांति की ओर बढ़ते हैं तो तेल की कीमतें फिर से $70 के नीचे आ सकती है। लेकिन फिलहाल बाजार में डर बना हुआ है और हर कोई देख रहा है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा, क्या अमेरिका युद्ध में कूदेगा, या फिर कोई डिप्लोमेटिक हल निकालेगा। कुल मिलाकर इजराइल ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। तेल की कीमतें हर दिन ऊपर नीचे हो रही है और भारत जैसे देशों के लिए यह बहुत बड़ा सिरदर्द है। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल से लेकर हर चीज की कीमत बढ़ सकती है, जिससे आम आदमी की जेब पर भी सीधा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने नए रक्षा बजट में यानी कि डिफेंस स्पेंडिंग में 20% की भारी बढ़ोतरी की है। अब पाकिस्तान ने अपनी सेना के लिए 2550 अरब पाकिस्तानी रुपए, करीब $9 अरब रखे हैं, जबकि पिछले साल यह अमाउंट 2122 अरब रुपए थी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। खासकर अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किए गए सटीक हमलों के बाद। इस साल पाकिस्तान का कुल बजट 17,573 अरब रुपए है, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान का पैसा कर्ज चुकाने में लग जाएगा और जिसका अमाउंट है 8,207 अरब रुपए, और उसके बाद सेना पर खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट पाकिस्तान के टोटल बजट का बड़ा हिस्सा है, जबकि एजुकेशन, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज जैसे एरिया को इसमें कहीं सबसे ज्यादा कम फंड मिला है। पाकिस्तान ने बढ़ोतरी ऐसे समय में की है जब उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा है और देश को IMF से कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा देश IMF पर ही डिपेंडेंट है। बजट में कुल खर्च का 7% की कटौती की गई है, यानी बाकी क्षेत्रों में कटौती कर सेना को ज्यादा पैसा दिया गया है। भारत ने भी इसी साल अपने डिफेंस बजट में 9.5% की बढ़ोतरी की है, जो अब करीब $78.7 अरब है, यानी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। दोनों देशों के बीच हालिया सैन्य तनाव के बाद पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और पाकिस्तानी संसद में इस फैसले को समर्थन मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को अपनी सामाजिक योजनाओं और डेवलपमेंट वर्क के बजट में कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे आम जनता पर असर पड़ेगा। साथ ही चीन ने पाकिस्तान को नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हथियार देने की पेशकश की है, जिससे पाकिस्तान अपनी सेना को और मजबूत करना चाहता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने भारत के साथ बढ़ते
बढ़ते तनाव और हालिया सैन्य झड़पों के बाद अपनी सेना का बजट तेजी से बढ़ाया है, लेकिन इसके लिए उसे अन्य जरूरी क्षेत्रों में कटौती करनी पड़ रही है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार का मानना है कि मौजूदा हालात में सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। खैर, पाकिस्तान जैसे देशों को कौन समझाए कि जो भारत अपने पड़ोसी देशों की इतनी मदद करता है, ग्रांट्स देता है, वो पाकिस्तान को भी मिल सकता है अगर वो ये हरकतें करना बंद कर दे, जिससे इनकी डिफेंस स्पेंडिंग तो बचती ही है और मालदीव्स और भूटान जैसे देशों की तरह इनका डेवलपमेंट भी होता। लेकिन हाल यहाँ वही है, भैंस के आगे बीन बजाने वाला। तो बढ़ते हैं आज के इंपोर्टेंट अपडेट्स की ओर। तो आपको बता दें कि हाल ही में जब ईरान और इजराइल के बीच जंग बहुत तेज हो गई तो पूरी दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिक गई। इस बार खास बात यह रही कि यूरोप के 3 बड़े देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर डिप्लोमेटिक पहल की है ताकि इस युद्ध और परमाणु संकट को बढ़ने से रोका जा सके। आमतौर पर ऐसी सिचुएशंस में चाइना, रसिया या टर्की जैसे देश मीडिएशन की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ ये 3 यूरोपीय देश ही आगे निकल कर आए हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक के माने जाते हैं। जब इजराइल ने ईरान के हॉस्पिटल पर हमला किया तो हालात और बिगड़ गए। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। यूरोप को डर है कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मिलिट्री लेवल तक पहुंच गया तो इससे न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे यूरोप की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। इजराइल खुले तौर पर कह चुका है कि वह ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना चाहता है, जबकि ईरान बार बार कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए है, यानी बिजली बनाना, मेडिकल रिसर्च वगैरह इत्यादि। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर अब जिनेवा में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। इस मीटिंग का मेन मकसद है कि किसी तरह ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत से सुलझाया जाए और ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करने के लिए मनाया जाए। इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस में यूरोपियन यूनियन के टॉप डिप्लोमेट्स भी शामिल होंगे और अमेरिका ने भी इस बातचीत को ग्रीन सिग्नल दिया है, यानी कि यूएस की भी यहाँ इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। यूरोपीय देशों का मानना है कि मिलिट्री सॉल्यूशन से ज्यादा बेहतर है कि बातचीत से हल निकाला जाए, इसलिए वे ईरान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे हैं कि वह टेंशन कम करे और नेगोशिएशन की टेबल पर लौटे। जर्मनी के चांसलर और फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने तनाव नहीं घटाया तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने अपील की है कि ईरान संयम रखे और बातचीत करे। फ्रांस और ब्रिटेन भी उसी लाइन पर हैं और चाहते हैं कि वार की जगह पर डिप्लोमेसी से सॉल्यूशन निकले। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि अमेरिका सीधे इस युद्ध में कूदेगा या नहीं, जिससे पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। रसिया और चाइना भी सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन इस बार डिप्लोमेटिक लीड यूरोप के हाथों में है। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि वह बातचीत और समाधान के लिए तैयार है, भले ही वह औपचारिक रूप से इस बैठक में शामिल न हो। यूरोप की चिंता सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इससे आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, यानी और देश भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे ग्लोबल सिक्योरिटी और कमजोर हो जाएगी। कुल मिलाकर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन इस टाइम मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं ताकि ईरान इजराइल के बीच बार और न्यूक्लियर क्राइसिस को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उसकी कोशिशें पूरी तरह कामयाब होगी, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी और इजराइल की मिलिट्री एक्शन भी बहुत मैटर करती है। इसलिए अभी सारी दुनिया की नजरें जिनेवा में होने वाली है, इस न्यूक्लियर टॉक पर है, क्योंकि इसका आउटकम न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बातचीत से हल निकलता है तो शायद युद्ध रुक सके, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल सबको उम्मीद है कि डिप्लोमेसी काम आए और दुनिया एक बड़े संकट से बच सके। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, जो इसी से रिलेटेड है। आपको बता दें कि हाल ही में जब ईरान और इजराइल के बीच वॉर शुरू हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बहुत बिगड़ गए थे। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया खासकर भारत पर भी पड़ा है। रीजन ये था कि ईरान और इजराइल दोनों में हजारों इंडियंस रहते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ जॉब या बिजनेस के लिए। जैसे ही वार जोन में हालात खराब हुए, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। जैसे ही मिसाइल्स और ड्रोन अटैक शुरू हुए, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और सिटीज में कर्फ्यू लग गया और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बार बार बंद हो रहे थे। ऐसे में इंडियंस स्पेशली स्टूडेंट्स और फैमिली बहुत ज्यादा डर गए थे। एम्बेसी को लगातार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज हमें यहाँ से निकालो। सिचुएशन इतनी टेंस थी कि लोकल अथॉरिटीज भी सिर्फ अपनी पॉपुलेशन की सेफ्टी देख रही थी। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और सबसे पहले एम्बेसी ने सोशल मीडिया वेबसाइट और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स पर एडवाइजरी जारी की। सभी इंडियंस कांटेक्ट में रहें, ट्रेवल मत करें और अपनी लोकेशन एम्बेसी को बताएं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंडियन एम्बेसी और एयरफोर्स ने मिलकर इवैक्यूएशन प्लान रेडी किया, जिससे सबसे पहले ईरान के नॉर्थ पार्ट में फंसे 110 इंडियन स्टूडेंट को बस से आर्मेनिया बॉर्डर तक पहुंचाया गया, क्योंकि ईरान से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी बंद थी। आर्मेनिया पहुंचने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल फ्लाइट भेजकर सबको दिल्ली लाया। एम्बेसी ने आर्मेनिया और ईरान दोनों गवर्नमेंट्स को थैंक्स कहा, क्योंकि उनकी मदद के बिना सेफ पैसेज पॉसिबल नहीं था। ईरान के बाद इजराइल में भी इंडियंस को निकालना था। वहाँ सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे थे। एम्बेसी ने सभी इंडियंस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को कहा ताकि पता चल सके कितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं। एम्बेसी ने सेफ शेल्टर अरेंज किए, इमरजेंसी फूड, वाटर्स और मेडिकल हेल्प दी। फिर स्पेशल फ्लाइट्स और बसेस इंडियंस को बॉर्डर के जरिए निकाला गया और सेफ जगह पर
पर पहुंचाया गया। हर स्टेप पर एम्बेसी ने फैमिली से कांटेक्ट बनाए रखा ताकि पैनिक न फैले। आपको बता दें कि वॉर जोन में सेफ रूट ढूंढना बहुत टफ था। कई बार कम्युनिकेशन बंद हो जाता था, तो जिससे कई लोगों तक मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। कुछ लोगों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो पेपर वर्क में ही डिले हुआ। बॉर्डर पर सिक्योरिटी चेक्स और लोकल अथॉरिटीज की क्लियरेंस में भी टाइम लगा। इमोशनल चैलेंज भी था। स्टूडेंट और फैमिलीज बहुत स्कैर्ड थे। एम्बेसी स्टाफ को उन्हें बार बार मोटिवेट करना पड़ रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कहा, हर एक इंडियन की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। पीएम और फॉरेन मिनिस्टर खुद ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। जरूरत पड़ी तो और फ्लाइट्स, बसेस और रिसोर्सेज भेजने के लिए पूरी तैयारी थी। इस ऑपरेशन ने प्रूफ कर दिया कि इंडिया अपने सिटीजन्स को कभी क्राइसिस में अकेला नहीं छोड़ता। इससे पहले यूक्रेन वॉर, येमेन क्राइसिस और अफगानिस्तान इवैक्यूएशन में भी इंडिया ने वर्ल्ड क्लास रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे। इंडियन गवर्नमेंट हर बार अपने सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। यह ऑपरेशन सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि भरोसे, तैयारी और इंसानियत का मिसाल भी है। आज हर भारतीय को यह भरोसा है कि कहीं भी कभी भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो भारत अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।